I am your business studies teacher Navdeep, and in today's video we will start chapter 10 of class 12th business studies. Chapter name is financial market, and today we will discuss meaning of financial market, functions of financial market, and money market and its instruments. So, firstly, you should know what is financial market. फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है. फाइनेंस मीन्स मनी या फिर वो वाली सिक्योरिटीज़ जो इजीली मनी में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो लिंक होता है सेवर्स और बोरोअर्स के बीच में. ये सेवर्स और बोरोअर्स के बीच का जो गैप होता है उसको कम करती है. वो कैसे? कि जो सेवर्स होते हैं, सेव कौन करता है पैसा? जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस में होता है. तो जिन यूनिट्स के पास पैसा सरप्लस में है वो अपने सरप्लस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर देती हैं? फाइनेंशियल मार्केट में. और जो लोग जो डेफिसिट यूनिट्स हैं, जिनके पास पैसा कम है, जिनको पैसे की नीड है, वो फाइनेंशियल मार्केट में आके जो सेवर्स ने पैसा वहाँ पे लगाया होता है वो उसको ले लेती हैं, बोरो कर लेती हैं. ठीक है. तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सेवर्स और बोरोअर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है जो दोनों के बीच के गैप को ख़त्म कर देता है. ये जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है उनसे लेके उन तक पहुँचाता है जहाँ पर पैसे की कमी होती है. तो हम बोल सकते हैं कि ये लिंक है सरप्लस और डेफिसिट यूनिट्स के बीच में, और ये बोरोअर्स और लैंडर्स को दोनों को पास लेके आता है. तो दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू फंड को एलोकेट किया जा सकता है, मतलब जिनके थ्रू जो सेवर्स हैं उनका पैसा बोरोअर्स तक पहुंचाया जा सकता है. दो मेथड्स हैं, दो रास्ते हैं. एक तो होता है बैंक्स के थ्रू और एक होता है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू. बैंक्स के थ्रू भी कैसे करते हैं कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होती है वो सेव करते हैं अपने बैंक्स में, और बैंक उनके पैसे को क्या करता है, फिर आगे जिनको ज़रूरत होती है उनको लैंड कर देता है. ठीक है, उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करके. तो एक तो हो गया कि बैंक्स के थ्रू ऐसा हो सकता है. दूसरा हमारा जो वे होता है वो होता है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू. वो मैंने आपको बताया कैसे. जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो बोरो करने का काम करती हैं. बहुत सारी कंपनीज़ या लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में, जो कंपनीज़ होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो पब्लिक हैं, उनको जब पैसे की नीड है तो वो क्या करेंगी, अपनी शेयर्स बेच देंगी इन्वेस्टर्स को. इन्वेस्टर्स उनके शेयर खरीदेंगे और बदले में उनको पैसा देंगे. ठीक है. अभी यहाँ पर जो बिजनेस यूनिट्स या कंपनीज़ हैं वो डेफिसिट यूनिट्स हैं, उनको पैसे की नीड है. और जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी कंपनीज़ जो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं उनके पास पैसा सरप्लस था, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया. ठीक है. तो फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ के थ्रू होगा ये सब कुछ. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों का जब वर्क एक जैसा है तो हम बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंपिटिटर हैं. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करती है और उनको एक्सचेंज भी करती है. फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे आप कैश को बोल सकते हो, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डेट्स को बोल सकते हो जो ईजिली कन्वर्टेबल हो जाते हैं कैश में. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. ये जैसे कि मैंने आपको भी बताया ही है कि जो सेविंग्स होती हैं उनको मूव कराते हैं. कहाँ पर उन सेविंग्स को लगाया जाता है? जो मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, मतलब जहाँ पे उनकी नीड होती है, जहाँ पे उस पैसे को लगा के कुछ आगे और प्रोडक्शन किया जाएगा गुड्स या सर्विसेज का. ठीक है. सेकेंड है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी. अब वो जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका प्राइस क्या रहेगा, या जो भी फाइनेंशियल एसेट्स उनका क्या प्राइस रहेगा फाइनेंशियल मार्केट में, ये उनकी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है. जिन सिक्योरिटीज़ की डिमांड बहुत कम है तो उनका जो प्राइस है वो भी कम ही रहेगा.
जिन सिक्योरिटीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उनका प्राइस भी ज़्यादा ही रहता है। थर्ड है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर फाइनेंशियल असेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास शेयर्स हैं बट मुझे उन शेयर्स की नीड नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाके उन शेयर्स को बेच सकती हूँ और मेरी उससे लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो सकती है। लास्ट फंक्शन इज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर कौन सी सिक्योरिटी किस प्राइस पर मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी उसकी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, इन सारी चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल मिलती है। वहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए करने की नीड नहीं है, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी कम हो जाती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को टू मार्केट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इन द फॉलोइंग वीडियो वी विल डिस्कस कैपिटल मार्केट। ओके, तो देखो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में तब डील की जाएगी जब शॉर्ट टर्म कैपिटल की नीड है। शॉर्ट टर्म मीन्स मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए। कैपिटल मार्केट में डील की जाएगी जब मोर देन 1 ईयर के लिए पैसे की कैपिटल की नीड है। कैपिटल मार्केट को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बोला जाता है कि जब फर्स्ट टाइम जिस मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है ये स्टॉक एक्सचेंज होती है बेसिकली। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम के बाद जितनी बार भी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा बेचा जाएगा वो इस मार्केट में ख़रीदा और बेचा जाता है। नाउ मनी मार्केट। मनी मार्केट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए थोड़े टाइम के लिए जब पैसे की नीड होती है तब कैपिटल मार्केट से कैपिटल को रेज किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप पैसे को रेज कर सकते हो सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करके। जो मनी मार्केट होती है इसको कोई फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करवा देंगे। इनमें कॉमन से इंस्टीट्यूट हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, और बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, LIC, GIC, UTI, ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और इनमें से मोस्टली आपको टेलीफोन के थ्रू भी आप इशू कर सकती हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, और फैक्स वगैरह के थ्रू भी। अब मनी मार्केट के क्या फ़ीचर्स हैं? ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज किया जा सकता है इससे, इसको कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। और कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके वो हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, CP मीन्स कॉमर्शियल पेपर, CD मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और कॉमर्शियल बिल। इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट ये कॉमनली यही वाले 5 यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज़ कॉल मनी। कॉल मनी में क्या होता है, इसमें 1 डे से लेके 15 डेज तक के लिए पैसा रेज किया जा सकता है कॉल मनी के थ्रू। और इसका यूज़ कौन करते हैं? जो बैंक्स होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे बैंक से पैसा लेने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कोई बैंक्स को अपने पास कैश रिजर्व रेशो रखना होता है कि एक फ़िक्स्ड परसेंटेज जो होती है वो उनको RBI के पास रखनी होती है। बट अगर उस फिक्स परसेंटेज से कम है उनके पास रखने के लिए, तो उनको उस फिक्स परसेंटेज तक की लिमिट को तो पूरा करना है। तो उसके लिए जिन बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो उनसे पैसा ले सकते हैं, उनसे वो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करवा सकते हैं। और ये जो 15 डेज़ का टाइम है, इसमें जितने भी जो हॉलीडेज़ होती हैं या संडेज़ होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, उनको छोड़ के 15 डेज़ लिए जाएंगे। और ये एक बैंक किसी दूसरे बैंक से पैसा लेने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, तो इसलिए इसको इंटर बैंक कॉल मनी भी बोला जाता है। जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, या और भी कोई कंपनीज़ हैं LIC वगैरह, तो वो भी कॉल मनी के थ्रू पैसा रेज कर सकती हैं। और ये मार्केट टेलीफोनिकली चलती है।
और इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ती है, जैसे कॉल मनी के थ्रू एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसा लिया, तो ऐसा नहीं है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को 1 करोड़ दिया तो उससे लेगा भी 15 डेज के बाद 1 करोड़ ही, वो उससे एक्स्ट्रा लेगा, जो एक्स्ट्रा लेगा वो इंटरेस्ट होगा। और कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको बोला जाता है कॉल रेट। और ये जो कॉल रेट है ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए 2 महीने के लिए बस उतनी ही रहेगी, मतलब साल साल तक सेम ही रेट चलती रहेगी, ये हर घंटे बदलती है ये रेट, और हर घंटे नहीं तो हर दिन भी बदलती है ये रेट। और जब ये वाली जो रेट है, कॉल रेट है, जब ये इंक्रीज़ हो जाएगी तो कॉल मनी के थ्रू पैसा रेज करना, कैपिटल रेज करना, वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। उसके सामने जो बाकी सिक्योरिटीज़ हैं वो चीप हो जाएंगी। बट अगर कॉल रेट कम हो जाएगी तो उसके सामने जो बाकी सिक्योरिटीज़ हैं वो कॉस्टली हो जाएंगी। तो इनका इन्वर्स रिलेशन होता है कॉल रेट का और अदर सिक्योरिटीज़ का। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज ट्रेजरी बिल, यू कैन कॉल इट टी बिल्स। ये जो बिल्स होते हैं इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो मैक्सिमम तो होता है 364 डेज़ और मिनिमम होता है 14 डेज़। 14 डेज से लेके 364 डेज तक के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ सिक्योर होते हैं क्योंकि इनको इशू कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इनको इशू करता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये सेफ़ या सिक्योर है। जैसे अब देखो, अगर प्राइवेट बैंक्स में हम पैसा जमा करवाते हैं, वो बैंक अगर डूब जाए तो फिर हमें कुछ भी कंपनसेशन मिले या ना मिले उसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको कंपनसेशन मिलेगी ही मिलेगी, आपका पैसा भी डूब जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर वो गवर्नमेंट बैंक डूब भी जाता है तो अभी आपका पैसा कहीं नहीं जाता, आपको आपके पैसे के लिए कंपनसेशन मिलेगी। तो वैसे ही ये जो बिल्स होते हैं इनको गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू कर रहा है, तो ये सेफ़ है। सेकेंड थिंग, इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रीमियम या इंटरेस्ट ऐसा कुछ चार्ज नहीं किया जाता। देखो ये जो आरबीआई है ये इशू कर देता है इनको, ठीक है, और बदले में वो पैसे ले लेता है। तो जैसे मान लो कि जो आरबीआई है उसने 2 लाख का अगर इशू किया है ट्रेजरी बिल, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, तो मैंने आरबीआई से वो 2 लाख का ट्रेजरी बिल ले लिया। मुझे वो जो ट्रेजरी बिल है वो तो 2 लाख उस पर फेस वैल्यू रिटर्न है, 2 लाख की फेस वैल्यू वाला मिला, बट मैं जो पैसे दूंगी उसके लिए वो मैं 2 लाख से कम दूंगी, 1,90,000 मैंने उसके लिए पे किया। और इन फ्यूचर जब मैं वो ट्रेजरी बिल रीपे करूँगी, वापस करूँगी आरबीआई को, तो आरबीआई मुझे 2 लाख रुपीज़ रिटर्न करेगा। तो इसमें जो फेस वैल्यू है उससे बड़े नहीं हम, इसलिए बोला गया कि यहाँ पे ये जो जीरो कूपन बॉन्ड इसको बोला जाता है, इसलिए इनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। आपने शेयर्स वाला अकाउंट्स में चैप्टर किया, वहाँ पे क्या होता है, फेस वैल्यू से कम का अगर शेयर है तो बोलते हैं ना डिस्काउंट पे इशू किया गया, वही चीज़ यहाँ पर होती है। और मिनिमम अमाउंट इसके लिए होता है 25,000 और मैक्सिमम आप उसके मल्टीपल्स में जितना मर्जी कर सकते हो। मल्टीपल कैसे, जैसे 25,000 के लिए आप पैसा इसके थ्रू के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फिर 50,000, फिर उसके बाद 75,000, 1 लाख, फिर 150, ऐसे करके 25,000 के मल्टीपल्स में। ओके, और इसके थ्रू पैसा कौन सिर्फ ले सकता है, कौन इसको इशू करता है, आरबीआई। ओके, थर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल क्या होते हैं, देखो आपने 11th क्लास में अकाउंट्स में एक चैप्टर किया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं ना उसी को कॉमर्शियल बिल बोला गया है यहाँ पे। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जो उसमें ट्रेड बिल्स होते थे, बायर और सेलर आपस में एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ करते थे जब वो क्रेडिट पे चीज़ें परचेज करते थे बायर्स। अकोमोडेशन बिल्स होते थे फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो उन्हीं को ही कॉमर्शियल बिल बोला जाता है। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 90 डेज़ का होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो बायर है उसने सेलर से क्रेडिट से कुछ लिया, तो उसके पास उस टाइम पे कैश में पेमेंट करने के लिए मनी नहीं है, तो सेलर जो होता है, सेलर को ड्रॉअर भी बोलते हैं क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, तो वो क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है
उसको ड्रॉ करता है वो बायर के ऊपर। बायर को ड्रॉ ही बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है। तो उसमें वो डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि इस फिक्स पीरियड के अंदर जितना भी 2 मंथ या 3 मंथ है, इतना अमाउंट उसको बायर पे कर देगा इस डेट पे। तो जो बायर होता है वो उसको एक्सेप्टेंस दे देता है उस बिल को, और मैच्योरिटी वाली डेट को बायर सेलर को पैसा दे देता है जितना भी उसमें फिक्स्ड अमाउंट मेंशन होता है। बट अगर सेलर को, ड्रॉअर को उस पैसे की नीड पहले हो जाती है उस टाइम पीरियड से, तो वो बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे के और उससे बदले में पैसा ले सकता है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो कमर्शियल बिल इस काम आता है, ठीक है। तो इसमें जो बायर्स और सेलर्स होते हैं इनके बीच में डीलिंग होती है। क्रेडिट परचेजेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट होता है कमर्शियल पेपर। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1990 में, और इसके लिए जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मैक्सिमम होता है 1 ईयर और मिनिमम होता है 15 डेज। इसके अंदर अंदर वो वेरी करता रहता है। और इसका यूज़ कौन करता है? इसका यूज़ करता है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं, वो कमर्शियल पेपर का यूज़ करती हैं। कौन सी कंपनीज? वो भी जो रेप्यूटेड, अच्छी क्रेडिट वर्दिनेस वाली कंपनीज होती हैं, वो इसके थ्रू पैसा रेज कर सकती हैं ओनली। क्योंकि ये जो कमर्शियल बिल होते हैं प्रोमाइजरी नोट के तरह होता है, अनसिक्योर्ड होता है ये, ठीक है। अगर इसमें एक पार्टी ने फ्रॉड कर भी दिया तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि यहाँ पे पेमेंट मिलेगी। तो जो अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज होती हैं, ये अच्छी क्रेडिट वर्दिनेस वाली कंपनीज होती हैं, वही इसके थ्रू पैसा रेज कर सकती हैं। क्योंकि वो वाली कंपनीज कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर करेंगी तो उससे उनकी रेपुटेशन, उनकी गुडविल इमेज ख़राब होगी, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगी। तो ये जो कंपनीज हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये तो इशूअर हो गई इस इंस्ट्रूमेंट की, बट उनमें पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? उनके इशू किए हुए इंस्ट्रूमेंट को लेगा कौन? वो कौन होंगे? कमर्शियल बैंक्स होंगे और म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे होती हैं वो होती हैं। और इस पैसे का मेनली यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा रेज किया जाता है? एक तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसके लिए। दूसरा, फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए। जैसे मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए वो अपने शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करेगी। अब शेयर्स या डिवेंचर्स को बेचने के लिए ब्रोकर्स की, अंडरराइटर्स की, प्रोस्पेक्टस की नीड रहेगी। तो ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स को देने के लिए कमीशन वगैरह चाहिए होगी, और प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए, इशू करने के लिए भी पैसे की नीड होगी। तो इन सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा करने के लिए वो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू पैसा रेज करती हैं, ओके। और इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। Fifth instrument of money market is certificate of deposits. You can say it CD. इसको कौन इशू करता है? जो बैंक्स होते हैं ना वो इसको इशू करते हैं। बैंक्स भी कौन से वाले? जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, जिनको कंपनीज भी बोल सकते हो, प्राइवेट कंपनी भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तो ये इशू करते हैं। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल मीन्स कि अगर ये मेरे पास है तो ये मेरा हो गया, अगर मैंने आपको दे दिया तो आप इसके ओनर हो गए, ठीक है। जिसके पास है वही इसका ओनर होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफरेबल ईजिली है। इसके थ्रू जो प्राइवेट बैंक्स हैं वही पैसा रेज कर सकते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज से लेके मैक्सिमम 1 ईयर तक होता है। और ये इशू किसको करता? तो इसको बैंक है इशू, बट किसको किए जाएंगे? कौन इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है? वो करते हैं इंडिविजुअल्स हो गए, कंपनीज हो गई, कॉरपोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और बैंक ये कब इशू करेगा? जब उसके लिक्विडिटी टाइट है, जब उसके पास ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है या उसके पास ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं है, उस टाइम पर वो इनको इशू करेगा। और ट्रेजरी बिल्स की तरह इनको भी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, मैंने 2 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए, बट बैंक बदले में मुझे जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगा वो मुझे 2,10,000 की फेस वैल्यू वाला देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि इनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। So this is about instruments of money market. Now what is the difference between certificate of deposit and fixed deposit?
जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो मिनिमम 14 डेज़ के लिए किया जाता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको मिनिमम 91 डेज़ के लिए और मैक्सिमम इसके लिए लिमिट होगी 1 ईयर। जो CDs होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट FDs नेगोशिएबल नहीं होती हैं। और CDs को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, बट FDs को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। अब यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर उसको मनी मार्केट से पैसा लेना है तो वो कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स के थ्रू ले सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू, और पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स भी डिवेंचर्स की तरह होते हैं, उनके थ्रू वो पैसा रेज कर सकते हैं। देन अगर प्राइवेट कंपनीज़ को पैसे की नीड है तो वो ट्रेड बिल्स के थ्रू पैसा रेज कर सकती हैं, कॉमर्शियल पेपर्स के थ्रू कर सकती हैं, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के थ्रू कर सकती हैं। अब यहाँ पे लिखा है अगर बैंक्स को पैसे की नीड है, यहाँ पे बैंक लिखने का मतलब है कि बैंक्स को आपस में, मतलब इंटर बैंक की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। एक बैंक को अगर दूसरे बैंक से पैसा चाहिए तो वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेगा, कॉल मनी के थ्रू। तो ये जो 5 थे ये आपके मेन कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बॉन्ड्स। So this is all for today. In my next video, I will discuss capital market with you. Thank you. Have a nice day.